बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। इनका बस चले तो बच्चों को खिलाने के लिए जो आटा चावल होता है ये भी स्कूल से मैंडेटरी कर दें। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके आया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। आप जिस सोसाइटी या फिर कॉलोनी में रहते हो, उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी लेने लगते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के सामने उनको पैसे के लिए सुनाया जाता है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा। अरे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश होते हैं? क्योंकि वहां पे तो नवोदय और केवीज आगे रहते हैं। जब आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट, इन सब के पैसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। प्राइवेट स्कूल्स में इतना अगर दम है तो ये पिछड़े इलाकों में जब जाते हैं तो ये वहां पे इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने BSNL का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं। देखिए, अब में से काफी लोग मानते हैं कि ये जो सरकारी स्कूल है ये तो गवर्नमेंट ऐसी ही समाज सेवा के लिए खोलती है, इसमें तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं जो हाई फाई फैसिलिटीज दे रहे हैं, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, तो ये प्रॉफिट तो बनाएंगे ही ना। तो देखिए, चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, इंडिया के लॉ के हिसाब से स्कूल चलाना एक समाज सेवा है। कोई एक भी रुपए इसमें से कमा के अपने घर में नहीं रख सकता। भले ही प्राइवेट स्कूल कितनी अच्छी फैसिलिटी क्यों ना दे, स्कूल से कमाया हुआ पैसा सिर्फ स्कूल में यूज होना चाहिए। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है कि ये लोग इसमें से कमा नहीं सकते तो ये लोग टीचर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आए दिन फीस क्यों बढ़ाते हैं, ड्रेस और बुक्स के नाम पे मजबूर माँ बाप के पैसे को लूटते क्यों हैं? तो ये सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये लोग नीचे से लेके ऊपर तक किस तरीके से लूटते हैं उसको समझने में आसानी रहे। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलने हैं तो RTE एक्ट 2009 के हिसाब से या तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें, या फिर ट्रस्ट बनाएं, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट एंटिटी डालें। कुल मिला के ये है कि सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही स्कूल चलाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मेरे मन में आया तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाली, सारे टीचर्स वगैरह हायर किए और एडमिशन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, जो रूल्स बनाए गए हैं ये ऑन पेपर तो बहुत सॉलिड है, लेकिन आज की डेट में आसानी से टैक्स चोरी करना, ब्लैक को व्हाइट करना, दूसरी कंपनीज के टैक्स को घुमाना, मनमाने तरीके से स्कूल में अलग अलग प्रोडक्ट बच्चों को चिपका के माँ बाप की कमाई को अपनी जेब में डालना, इन सारी चीजों का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो गया प्राइवेट स्कूल। यही रीजन है कि जितने भी नेता, माफिया, करप्ट बिजनेसमैन, प्राइवेट स्कूल इन सबकी पहली पसंद बन गई है। और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है आजकल उन हाथों में चला गया जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी, कुछ केसेस में तो हथियार भी होते थे। हालांकि आज भी कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो MP MLAs हैं ये किसी ना किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टीज बन रहे हैं और करोड़ों में पैसे भी दे रहे हैं। टैक्स चोरी करना, ब्लैक का व्हाइट करना, इन सब चीजों से इसमें मोटा पैसा तो ये लोग बनाते ही हैं। इसके साथ साथ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए ये अपने एरिया में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाते हैं। अगर हार भी जाते हैं तो भी रेलेवेंट रहते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वजह से। ये हरियाणा के एक स्कूल का नोटिस बोर्ड है जहां पे बताया जा रहा है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट ने कितने अच्छे तरीके से क्वालिटी चेक करवाया अपने एरिया में। ईमानदार आदमी अगर स्कूल खोलना भी चाहे तो हर डगर पे उसके लिए मुसीबत है। ये देखिए, इतनी जगह पे जुगाड़ लगाना होता है, सीधे तरीके से आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। एक जगह से अप्रूवल करवाएंगे तो दूसरी जगह से बात रुक जाएगी। हाँ, अगर आप बड़े नेता हैं या फिर आपके पास पैसा बहुत है तो घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा लगा के जब कोई आता है तो वो समाज सेवा करने नहीं आता। इंडिया का जो लॉ है एजुकेशन को लेके वो हर स्टेप पे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप स्कूल्स में मत घुसिए। मार्केट में 50 तरीके हैं पैसा कमाने के, आप वहां पे जाइए। स्कूल से देश का फ्यूचर जुड़ा है, इससे दूर रहिए आप। यही रीजन है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रखे गए हैं एक प्राइवेट स्कूल को चलाने के लिए। लेकिन आप कोई स्कूल उठा के देख लो, ये रूल्स बस पेपर पे हैं। अगर ये रूल्स फॉलो हो जाते तो आज की डेट में एक मिडिल क्लास माँ बाप को अपने बच्चे को लेके प्राइवेट स्कूल की दादागिरी ना झेलनी पड़े। जब कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है तो उसको अपने साथ कुछ लोगों को लेके अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और एफिलिएशन वगैरह लेके वो स्कूल खोल सकता है। ये जो सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं इनके थ्रू ही स्कूल चलते हैं, और जो पैसा बच्चों की फीस वगैरह से आता है उसको आपको स्कूल में बच्चों की भलाई के लिए लगाना होता है। ये जो सोसाइटी बनती है जिससे स्कूल चलते हैं, इसमें दो चीजों को लेके एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक तो जो कमाया हुआ पैसा है वो आप अपने पास नहीं रख सकते,
दूसरा, सोसाइटी के अंदर आप अपने फैमिली मेंबर्स नहीं रख सकते। इसको लेके एक अलग से एफिडेविट भी साइन कराया जाता है कि आप लिखित में भी दो ये चीज। लेकिन पैसे भी कमा के ट्रस्टीज अपने पर्सनल अकाउंट में लेते हैं और फैमिली मेंबर्स भी रखते हैं। अब आप कहोगे ये सारी चीजें करते कैसे हैं? देखिए, जो प्राइवेट स्कूल का पूरा गेम है, इसमें अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि बच्चों के माँ बाप जो पैसा फीस के नाम पे देते हैं उसको ट्रस्टीज अपने पर्सनल अकाउंट में ले लें। जैसे ही आप ट्रस्ट या फिर सोसाइटी डाल के स्कूल खोलने के लिए जमीन लेने जाते हो तो उसमें टैक्स का मोटा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सरकार की नजर में तो आप बहुत ही भलाई का काम करने जा रहे हो, इसलिए टैक्स के नाम पे आपको हर एक जगह पे बेनिफिट दिया जाता है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और अगर आप कोई पावरफुल नेता हो और सरकार भी आप ही की है तो जमीन जो है वो ट्रस्टीज इधर उधर करके अपने नाम पे भी करवा लेते हैं। इस पूरे गेम में तीन चीजें होती हैं, एक स्कूल होता है, दूसरा ट्रस्ट होता है जो स्कूल को चलाता है, और तीसरी होती है प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी ट्रस्टीज बनाते हैं सरकार से छुपा के। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार से छुपा के क्यों बनाते हैं? ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल चलाने में काफी खर्चा होता है, अलग अलग चीजें खरीदनी होती हैं जैसे कि कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट, ये सारी चीजों के ठेके स्कूल अलग अलग कंपनियों को देता है। लेकिन ट्रस्टी यहां थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये सारे ठेके ये अपनी बनाई हुई कंपनी से कराते हैं और ये जो इनकी कंपनियां होती हैं ये मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा रेट में स्कूल को सामान देती हैं, जिसकी वजह से स्कूल तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते, लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं 1-2 साल के अंदर आसमान की बुलंदियां छू लेती हैं। यही रीजन है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से ये जो स्कूल के मिसलिनियस चार्जेस होते हैं फीस स्ट्रक्चर के अंदर, ये माँ बाप के लिए आज भी एक रहस्य है। ठीक इसी तरीके से ट्रस्टीज कैसे स्कूल का पैसा अपनी जेबों में ले लेते हैं, ये एक आम आदमी के लिए रहस्य है। लेकिन आगे इस वीडियो में हम ये सारी चीजें बाहर लेके आएंगे। स्कूल को जब किसी काम के लिए जमीन खरीदनी होती है तो ट्रस्टीज उस जमीन को अपनी बनाई हुई कंपनी के नाम से लेते हैं और फिर स्कूल के साथ हाई रेट पे लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं और ये रेट हर साल बढ़ता रहता है। अभी गुवाहाटी में लगभग 250 स्कूल ने 7 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी टैक्स में घपला किया और जब चंडीगढ़ में अभी स्कूल के ऊपर रेट बढ़ी तो वहां पे खुलेआम स्कूल के नाम पे लग्जरी कार्स और बड़े बड़े बंगले खरीदे थे स्कूल के ट्रस्टीज ने। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। उसके बाद स्कूल के हजारों बच्चों को इनकी बनाई हुई कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जो इनको बड़ा कट देती है उससे ड्रेस लेनी पड़ेगी। ये एक ऐसी दुकान है जहां पे कस्टमर कब आएगा ये खुद दुकानदार तय करता है। ये तो फिर भी चलो छोटी चीज है, लेकिन कुछ स्कूल्स तो ब्लैक का व्हाइट करने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स बचवा रहे हैं। एक वर्ड आप गूगल करिएगा, CSR फंड। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इंडिया के अंदर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना होता है। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां 2% का अमाउंट डोनेट करती हैं तो इस 2% के अमाउंट पे इनको कोई टैक्स नहीं देना होता और भी कई बेनिफिट मिलते हैं। ये सुनने में तो सिर्फ 2% लग रहा है और लग रहा है कि टैक्स बस बचता है, लेकिन अगर आप एक्सेल शीट लेके बैठेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, कई 100 करोड़ में निकलेगा ये अमाउंट। तो इसमें स्कूल के ट्रस्टीज क्या करते हैं, इस पैसे को डोनेशन के नाम पे कंपनी से लेते हैं और उसमें 10 से 20% का कट रख के बाकी पैसा बैकडोर से कंपनी को वापस कर देते हैं। इसमें ट्रस्ट का भी फायदा है और कंपनी के भी दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में रहते हैं। इस CSR फंड के लिए स्कूल के ट्रस्टीज के बीच में होड़ लगी रहती है कि ये जो CSR फंड है ये हमको मिल जाए और किसी और स्कूल को ना मिले। जितना कंपटीशन स्कूल के जो स्टूडेंट के रिजल्ट में होता है उससे कहीं ज्यादा कंपटीशन इस CSR फंड के लिए होता है। और ये जो स्कूल्स होते हैं अलग अलग ऑफर भी करते हैं कि हमारे स्कूल के ट्रस्ट में आप CSR फंड दीजिए, हम आपको अपना कट रख के ये पैसा लौटा देंगे। और एक स्कूल के ट्रस्ट में पैसा घुमाना बहुत ही आसान रहता है, सिर्फ बुक्स में ही दिखाना होता है क्योंकि चेक तो करने कोई आता नहीं है। प्रॉपर रेट नेगोशिएट होते हैं। CSR फंड के एजेंट्स होते हैं जो नेगोशिएट करते हैं कि हम 10% कट में करवा देंगे, हम 7% कट में करवा देंगे। आम आदमी भी इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि अगर इस गरीबी से निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन, क्योंकि बैंक बैलेंस तो जीरो रहता है। इसलिए वो एक रोटी कम खा लेगा लेकिन अपनी औकात से ऊपर ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा ताकि जो वो खुद झेल रहा है उसके बच्चे को ना झेलना पड़े। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। ये लोग जितना कमाते हैं इनका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। टीचर जो कि एक स्कूल की बैकबोन होता है, जिनकी वजह से इनके घर भर रहे हैं, उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं। एक प्राइवेट स्कूल जब एफिलिएशन लेने CBSE बोर्ड के पास जाता है तो उसको पहले स्टेट गवर्नमेंट से एक NOC लेनी होती है। तो जब वो NOC अप्रूव होकर आती है तो उसमें लिखा होता है कि आप अपने टीचर को उतना ही पैसा दोगे जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर को मिलता है, उससे एक भी रुपया कम नहीं दोगे। और उसके बाद जब CBSE एफिलिएशन देता है तो वो भी रिटर्न में लिख के भेजता है कि आप अपने टीचर को स्टेट गवर्नमेंट के टीचर जितना ही पैसा दोगे। ये एक एफिलिएशन लेटर है, इसमें देखिए साफ साफ मेंशन है कि एफिलिएशन तो मिल रहा है लेकिन सैलरी टीचर को आपको स्टेट गवर्नमेंट के जितनी देनी होगी। उसके बाद भी ये लोग नहीं देते हैं। अगर आपका कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर जानने वाला होगा तो उससे पूछिएगा कि जो आपकी सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट के टीचर जितनी मिल रही है कि नहीं। रूलिंग गवर्नमेंट आपके फेवर में है कि नहीं है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर फेवर में है तो काम बहुत ही धड़ल्ले से चलेगा, लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा भी होता है कि सरकार दूसरी जीत के आ जाती है, अपोजिशन की होती है, तो वहां इनके काम खुल के नहीं हो पाते हैं।
लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, वहां पे भी मुनाफा बनाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं कि टीचरों को रखते ही इसी शर्त पे हैं कि आपको ज्वाइनिंग तो हम दे रहे हैं, लेकिन आपको पूरे साल की चेकबुक साइन करके देनी होगी। टीचर्स की सैलरी ज्यादा दिखाते हैं और बाद में वही चेकबुक यूज करके उससे पैसा निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि सुनीता शर्मा, जिनकी ऑन पेपर सैलरी 28,500 रुपए थी, लेकिन एक्चुअल में उनको 6,000 रुपए मिल रहे थे। स्कूल वालों ने बैंक अकाउंट खुलवा के साल भर की चेकबुक साइन करा के रख ली थी और वो पैसा स्कूल के ट्रस्टीज जो थे वो अपनी जेब में डाल रहे थे। अब आप सोच के देखिए कि 6,000 रुपए में होता क्या। एक टीचर से ये सुबह से शाम तक काम करवाते हैं, 1 घंटा भी इनको नहीं बचता है कि टीचर बैठ के लाइब्रेरी में अपने आप को अपग्रेड कर सकें। टीचिंग के साथ साथ दुनिया भर के स्कूल के काम जिसके लिए अलग से स्टाफ हायर करना चाहिए, वो भी ये टीचर से करवाते हैं। और सिर्फ चेकबुक ही नहीं, एटीएम भी यूज करते हैं लोग। एक स्कूल के डायरेक्टर को बैंक वालों ने अरेस्ट करवाया। डायरेक्टर साहब दिन में टीचरों के अकाउंट में सैलरी डाल के उन सबके एटीएम इकट्ठे करके रात को 11 बजे टीचर के एटीएम से पैसे वापस निकाल रहे थे। ये सारी चीजें सीसीटीवी में कैद हुई, उनको अरेस्ट कर लिया गया वहीं पे। और टीचर्स भी मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो एटीएम नहीं देंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा और रिलीविंग में भी इशू होगा ताकि दूसरी जगह पे जॉब ना मिले। यही रीजन है कि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर 35-35 साल की उम्र तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इनके चंगुल से छूटे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। आपको लगता है कि स्कैम सिर्फ सरकारी स्कूलों में होते हैं? प्राइवेट स्कूल का जो स्कैम है वो दशकों से चला आ रहा है। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। कोई मीडिया इसको कवर करने वाला नहीं है, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में बात नहीं करती है। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल के स्कूल चला रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब टीचर अपने आसपास ये सारी चीजें देख रहा होता है तो सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लड़ते हैं, कुछ झेलते हैं और कुछ इन्हीं के जैसे बन जाते हैं और वो ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं। जो टीचर्स ट्यूशन वाला मॉडल अपनाते हैं, इनका सारा फोकस प्राइवेट ट्यूशन खोलने में आ जाता है। स्कूल में पढ़ाना कम कर देते हैं और ट्यूशन में फोकस ज्यादा करते हैं। बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता है। अब बच्चे के लिए भी मजबूरी रहती है, वो दोनों तरफ से फंसता है। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है और उधर ट्यूशन टीचर ज्यादा पैसा ले रहा है। और अगर आपने क्लास टीचर के अलावा कोई सस्ता पढ़ाने वाला ढूंढ भी लिया तो बच्चे का बुरा टाइम चालू हो जाएगा, उसको क्लास के अंदर दिक्कत होगी। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा। स्कूल वालों की नाक के नीचे सारी चीजें होती है, लेकिन स्कूल को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका सिंपल सा फंडा है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो स्कूल की वजह से कर रहा है, और अगर खराब कर रहा है तो पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है लेकिन पढ़ता नहीं है, ये लाइन चिपका के माँ बाप को घर भेज दिया जाता है। अरे जब बच्चा अच्छा स्कूल की वजह से कर रहा है तो खराब भी तो स्कूल की वजह से ही कर रहा होगा। तो कॉमन सेंस है। जैसे ही रिजल्ट आता है, सिर्फ एक बच्चा जो टॉपर होगा उसकी फोटो लगा के स्कूल का महिमा मंडन शुरू हो जाता है। अरे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश होते हैं? क्योंकि वहां पे तो नवोदय और केवीज आगे रहते हैं। नवोदय और केवीज ना जाने कितने सालों से बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 98.93 पासिंग परसेंटेज के साथ। कोई नहीं पकड़ पाता है इनको। आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए, लेकिन ये चीज कभी एडवर्टाइज नहीं होती है। नवोदय और केवीज बेस्ट एग्जाम्पल हैं एक गवर्नमेंट स्कूल का। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर मॉडल को रेप्लिकेट करके और अच्छे से हर किसी के पास एजुकेशन सस्ते दामों में पहुंचा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि गवर्नमेंट का बर्डन कम हो और ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाएं। ये लोग पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझते हैं, जिसे कभी भी घिस के पैसा निकाल सकते हैं। फीस के पीछे अगर आप लॉजिक देखोगे, फीस बढ़ाने के पीछे, तो यही लॉजिक है कि स्कूल चलने में दिक्कत आ रही है, स्कूल घाटे में जा रहा है, तो स्कूल वाले फीस बढ़ा सकते हैं ताकि स्कूल चलता रहे और बच्चों के भविष्य पे फर्क ना पड़े। लेकिन कोई भी स्कूल कभी भी अपने आप को फायदे में दिखाना ही नहीं चाहता है और बेशर्मों की तरह हर साल फीस बढ़ा देते हैं। 2016 और 17 में दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने इस चीज को चेक कराने के लिए एक ऑडिट कराया, तो आधे से ज्यादा स्कूल के पास अकाउंट में एक्सेस में पैसा था और कुछ स्कूलों ने तो एफडी तक करा रखी थी और घाटा दिखा के स्कूल की फीस बढ़ा रहे थे हर साल। ये सब देखने के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए कि जो स्कूल प्रॉफिट में है वो फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो स्कूल्स हैं, ये भी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी चला रहे हैं। इन्होंने एक भी बात नहीं मानी और धड़ल्ले से फीस बढ़ाई। इसके बाद फिर से एक कमेटी बनाई गई जिसे रिटायर्ड जज अनिल देव सिंह हेड कर रहे थे। उन्होंने 95 स्कूल्स की जांच की और उनमें से 54 स्कूलों को यह कहा कि पेरेंट्स को फीस वापस कर दीजिए। ये ऑर्डर दे दिया उन्होंने। अब कायदे में तो जो जो ऑर्डर हुए थे उनको फॉलो करना चाहिए था और फीस लौटा देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं होता है। दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें यह पता चला कि सिर्फ 5 स्कूल्स ने ही फीस लौटाई है। पेट्रोल का दाम 50 पैसे बढ़ता है और ये पूरे स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा देते हैं। हर साल एनुअल और एडमिशन फीस के नाम पे स्टूडेंट की फीस तो बढ़ाई जाती है, लेकिन टीचर्स उसी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। इंडिया के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है उनको, लेकिन उनसे भी ये लोग पार्किंग फीस ले लेते हैं। एक ट्रिप एडवाइजर क्या मुनाफा बनाएगा जितने पैसे ये स्कूल एजुकेशन ट्रिप के नाम पे बच्चों से बना लेते हैं। स्कूल के टाइम पे तो बच्चों की क्लासेस चल रही होती है, तो उस टाइम पे तो लाइब्रेरी यूज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और स्कूल आवर्स के बाद या फिर वीकेंड पे कोई भी स्कूल जो है वो लाइब्रेरी अलाउ ही नहीं करता है। लाइब्रेरी जिसमें इतने सालों से सेम बुक्स रखी गई हैं,
अलग से कोई भी बुक ऐड नहीं की गई है। उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है, लेकिन लाइब्रेरी चार्जेस के नाम पे हर साल फीस बढ़ाई जाती है। बच्चों की यूनिफॉर्म से जो पैसे बनाने का गेम है ये ऑल ओवर इंडिया के प्राइवेट स्कूल खेलते हैं। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में अमृतसर के स्कूल ने साल के शुरू में यूनिफॉर्म में छोटे मोटे चेंजेस कर दिए, जिससे बच्चों को नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़े, और साथ में पेरेंट्स को एक दुकान भी बता दी जहां से उस यूनिफॉर्म को खरीदना मैंडेटरी कर दिया। ये लोग हर थोड़े दिन में कलर, डिजाइन या फिर शूज बदलते ही रहते हैं। यूनिफॉर्म का जो एक सेट होता है वो 1500 से 2000 का पड़ता है। गर्मियों में पेरेंट्स को 2 सेट खरीदने पड़ते हैं। फिर सर्दी आते ही विंटर की यूनिफॉर्म आ जाती है, और साथ में पेरेंट्स को जर्सी और ब्लेजर वगैरह भी खरीदने पड़ते हैं, और कुछ महीने बाद ही नया सेशन शुरू हो जाता है जिसमें फिर से यूनिफॉर्म बदल दी जाती है। इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर एनसीईआरटी का फॉर्मेट बना के स्कूल्स में लागू किया है, लेकिन जानबूझ के उसको नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अजीबोगरीब पब्लिकेशन के साथ सांठगांठ कर लेंगे और महंगी से महंगी और ज्यादा से ज्यादा बुक लगवाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब कटती रहे। यूएस में जब एक बच्चा पास होकर आगे जाता है तो उसी बुक से उसके जो नीचे बच्चा है वो पढ़ लेता है, जो कि एक डेवलप देश है। लेकिन इंडिया में स्कूल जो हैं वो बुक्स में छोटे मोटे चेंजेस करके जानबूझ के हर साल पैसा खर्चा करवाते हैं माँ बाप का। 60% जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जब सर्वे किया गया तो उन्होंने ये बताया कि उनको मजबूर किया जाता है कि स्पेसिफिक पब्लिशर्स के यहाँ से बुक खरीदने के लिए और नई बुक्स खरीदने के लिए क्लासेस में डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग के रट्टे लगवाए जाते हैं, और फिर अपने फायदे के लिए ना जाने कितने पेड़ों की बलि चढ़वा देते हैं। इस साल ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गवर्नमेंट को बीच में घुसना पड़ा। गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया कि वो किसी एक दुकान से पेरेंट्स को कॉस्टली बुक्स खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और वो 3 साल तक स्कूल की यूनिफॉर्म का डिजाइन, कलर या उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। इस ऑर्डर के हिसाब से स्कूल्स को अब अपनी वेबसाइट पे कम से कम 5 दुकानों के नाम और एड्रेस बताने होंगे जहां पे ये बुक्स अवेलेबल हों। पेरेंट्स वहां पे जाके मोल भाव करके अपनी मर्जी से कहीं से भी खरीद सके, लेकिन ये भी फॉलो नहीं हुआ। इनका बस चले तो बच्चों को खिलाने के लिए जो आटा चावल होता है ये भी स्कूल से मैंडेटरी कर दें। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है, किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। एक प्राइवेट स्कूल जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहा है उसके पास एनुअल फंक्शन करवाने तक के पैसे नहीं है। एनुअल फंक्शन करवाने के नाम पे लोग पेरेंट्स को लूटना शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा में सारे पेरेंट्स मिलकर कोर्ट चले गए थे कि स्कूल ने जब एक बार एडमिशन फीस ले लिए तो उसको हर साल क्यों ले रहा है। हाई कोर्ट ने केस एफएफआरसी को रेफर किया और पेरेंट्स केस जीत भी गए, लेकिन स्कूल ने क्या किया, स्कूल ने एडमिशन फीस का नाम बदल के एनुअल फीस कर दिया, और जब उस पे भी ऑब्जेक्शन होने लगा तो मंथली अलग अलग नाम से फीस लेना स्टार्ट कर दिया। एनुअल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्मार्ट क्लासरूम चार्जेस, केयर चार्जेस, बिल्डिंग फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स, न जाने क्या क्या, ऐसा कोई भी फैंसी नाम बना के पेरेंट्स की जेब काटना शुरू कर देते हैं और मजबूर माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके आया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता है। कोविड के टाइम पे 14 स्टेट गवर्नमेंट्स ने नोटिफिकेशन रिलीज करके बोला था कि प्राइवेट स्कूल इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन देश भर के जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने इस बात को माना नहीं और पेरेंट्स से फीस बढ़ा कर ली। कोविड के टाइम पे फीस ना भरने पे 35% स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास का एक्सेस बंद कर दिया गया था। जब आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट, इन सब के पैसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उसके बाद भी पैसे लिए गए और जिन लोगों ने नहीं दिए उनका एक्सेस बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के पैसे काटे गए। कश्मीर में एक टीचर को इसलिए सैलरी नहीं दी गई क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थी और स्कूल नहीं आ पाई थी, और जब वो लेबर कमीशन ऑफिस गई तो वहां पे ये बताया गया कि वो लेबर कैटेगरी की लिस्ट में ही नहीं आती। देखिए, स्कूल के अंदर हायरिंग हो, फीस बढ़ानी हो, ऑपरेशंस हो, इन सब चीजों को मैनेज करती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। रूल्स के हिसाब से इस कमेटी में 75% मेंबर स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स होंगे। स्कूल के 2 टीचर होंगे, 2 लोग दूसरे स्कूल से होंगे और 2 लोग सीबीएसई वगैरह अपॉइंट करेंगे। आप चेक करके देख लीजिएगा जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ये रूल फॉलो होता है कि नहीं। 95% स्कूल इसको फॉलो ही नहीं करते, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पैसे से लेके टीचर की भर्ती तक हर चीज यही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो बहुत दूर की बात है, 90% से ज्यादा स्कूल्स ने तो सीबीएसई का जो एफिलिएशन है वही बहुत गलत तरीके से लिया है। रूल्स के हिसाब से जो सोसाइटी और ट्रस्ट के थ्रू स्कूल्स खुलते हैं इसमें कोई भी फैमिली मेंबर नहीं हो सकता। उसके बाद भी ये लोग अपने रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स को रखते हैं, क्योंकि पहली चीज तो ऑडिट ही नहीं होता है, और फैमिली मेंबर रखना इन लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब अलग अलग मेंटालिटी के लोग अगर आ जाते हैं तो उसमें मिल बांट के खाने में दिक्कत होती है। जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, चाहे वो स्कूल कमेटी की डिटेल्स हो, चाहे वो ट्रस्ट के बारे में हो कि फैमिली मेंबर्स ऐड किए हैं कि नहीं, चाहे फिर एफिडेविट स्कूल की ट्रस्टी ने क्या लिख के सबमिट किया है, ये सब आप आरटीआई से मंगवा सकते हो और आप मंगवा के एक बार वेरीफाई करो।
90 से 95% स्कूल्स ऐसे हैं जो इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। गूगल पे आपको सिर्फ आरटीआई ऑनलाइन सर्च करना है, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको खोलना है और अपर लेफ्ट कॉर्नर पे एक सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स आप भर दो और जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं स्कूल की वो सब आपको मिल जाएंगी। 30 दिन में सारी डिटेल्स आ जाती है। इनकेस नहीं आती है तो एक दो बार आप सबमिट फर्स्ट अपील पे क्लिक कर दोगे, 10 रुपए कटेंगे आपके और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वैसे तो ये आपका काम नहीं है चेक करना, गवर्नमेंट का काम है ये सारी चीजें चेक करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में अलग तरीके की दिक्कतें हैं। स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से प्राइवेट स्कूल का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और सारी चीजें चेक होनी चाहिए कि स्कूल जो है वो रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारे ऑडिट करने में 119 डेज लगते हैं क्योंकि स्टाफ ही नहीं है हमारे पास। 2018 में ट्राई किया गया था इसको ऑडिट करने के लिए, सारे स्कूल के रेगुलेशन चेक करने के लिए, सिर्फ 5 ही स्कूल्स ऑडिट हो पाए थे, लेकिन उसके बाद भी स्टाफ हायर नहीं हुए अभी तक। हर साल सिर्फ 3.4% स्कूल्स का ही इंस्पेक्शन हो पाता है। कई स्कूलों का तो 8-8, 9 साल बाद इंस्पेक्शन का नंबर आता है। उसमें भी ज्यादातर लोग और जो भी स्कूल के ओनर्स होते हैं वो बैकडोर से मामला सेटल कर लेते हैं। और ये जो थोड़े बहुत स्कूलों का इंस्पेक्शन होता भी है, इनकी रिपोर्ट भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं चल पाता है और वो कुछ प्रेशर भी नहीं बना पाते स्कूल्स के ऊपर। हर साल एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट AAR सबमिट करनी होती है हर स्कूल को, लेकिन ये भी कोई सबमिट नहीं करता है। 2012 की बात करूं तो 40% दिल्ली के स्कूल्स थे जिन्होंने ये रिपोर्ट ही सबमिट नहीं करी थी। एज पर CAG तेलंगाना में 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3700 स्कूलों में से एक ने भी ये रिपोर्ट सबमिट नहीं की। इंडिया उन 155 कंट्रीज में से एक है जहां पे एजुकेशन एक राइट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 12(1)(c) के हिसाब से चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, उसको अपने एरिया के 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गरीब बच्चे हैं, मतलब कि जिनके पेरेंट्स की सैलरी 1 लाख से कम है, उनके लिए 25% सीट रिजर्व करनी होगी 8th क्लास तक, ताकि ये जो 25% सीटें हैं इनमें गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। अगर आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी तो उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। इंडस एक्शन की एक रिपोर्ट है ब्राइट स्पॉट्स स्टेटस ऑफ इंक्लूजन थ्रू RTE। इसमें काफी डिटेल में बताया गया है दिल्ली के 80% स्कूल्स RTE के इंप्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं और ना ही गरीब बच्चों को अपने यहाँ 25% सीट दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स गरीबों की एप्लीकेशन को कोई ना कोई कमी बता के नजरअंदाज कर दे रहा है और अमीरों से मोटा डोनेशन लेके उनके फेक डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन करा रहा है। आधे से ज्यादा RTE के केसेस जब सामने आते हैं तो या तो स्कूल ने फेक डॉक्यूमेंट लगा के किसी अमीर को सीट बेच दी होती है या फिर अमीर पेरेंट्स खुद ही फेक सर्टिफिकेट बना के एडमिशन ले रहे होते हैं। अभी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ा गया जो फेक डॉक्यूमेंट लगा के अपनी मंथली इनकम 1500 रुपए दिखा रहा था। ये जो गरीब के बच्चे RTE के कोटे से आते हैं, इनका जितना भी खर्चा होता है उन सबको गवर्नमेंट अपनी जेब से भरती है। इसमें प्राइवेट स्कूल का कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि RTE के थ्रू गरीब के बच्चे आएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो पूरा गेम है वो स्टेटस का गेम है और ये RTE वाले जो रूल्स होते हैं ये पूरे स्टेटस वाले गेम को खराब करते हैं। द प्रिंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें बड़े अच्छे से बताया है कि कैसे प्राइवेट स्कूल में ये लोग कैसे एक स्टेटस का गेम खेलते हैं और इसको एक स्टेटस सिंबल बनाया जाता है। पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस इस बात की नहीं देते हैं कि 2+2 होगा तो उसका आंसर 4 जल्दी से कौन निकाल के देगा, बल्कि इस बात की देते हैं कि आपके बच्चे के आगे वाली जो सीट है उस पर कौन बैठा है, वो एक ठेले वाले का बच्चा है या फिर किसी रेपुटेड फैमिली का बच्चा है। आप जिस सोसाइटी या फिर कॉलोनी में रहते हो उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। इसी चीज को प्राइवेट स्कूल वाले अनकैश करते हैं। जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तो वहां पे पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, वहां पे दिखाया जाएगा कि स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस दिखाई जाएंगी, लेकिन लर्निंग आउटकम इन सब के बारे में बात तक नहीं छेड़ी जाएगी। और ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से इंजेक्ट की जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल में एनवायरमेंट खराब होता है। इनफैक्ट आपके बच्चे की सिक्योरिटी तक रिस्क पे आ जाती है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में डालोगे तो। RTE का जो कानून है उसमें एक चीज बहुत ही अच्छी है कि प्राइवेट स्कूल्स इन बच्चों को फेल नहीं कर सकते और किसी बहाने से निकाल भी नहीं सकते, वरना ये लोग बीच में कोई ना कोई बहाना बना के या तो फेल कर देते या 8th क्लास से पहले इनको निकाल देते। जैसे ही 8th क्लास पूरी होती है RTE से आए हुए बच्चों की एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देते स्कूल वाले। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इन प्राइवेट स्कूलों ने नोटिस भेजा इन बच्चों को कि आपकी 8th क्लास पूरी हो गई है, या तो आप पैसा भरो या फिर स्कूल छोड़ो। अब भले ही RTE के रूल के हिसाब से सरकार सिर्फ 8th क्लास तक मदद करेगी, लेकिन 2 साल की बात और है। ये स्कूल वाले अगर चाहें तो कुछ फीस में कंसेशन करके, कुछ पैसा कम करके या फिर जो रिच पेरेंट्स हैं उनसे क्राउड फंडिंग करके अगर ये चाहें तो एटलीस्ट 10th क्लास तक इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। समाज सेवा का मास्क लगा के टैक्स तो बचाते हैं, लेकिन असल में ये बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लासरूम में लिस्ट भेज के बच्चों के नाम जानबूझ के बुलवाए जाते हैं कि ये बच्चे हैं, खड़े हो जाएं, इनकी फीस नहीं जमा है, जल्दी से जल्दी जमा कराएं वरना एग्जाम रोक दिए जाएंगे। कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स को कोई मतलब नहीं है बच्चे की मेंटल हेल्थ से, ये बस इतना चाहते हैं कि बच्चा अशेम्ड फील करे अपने दोस्तों के सामने और घर में जाके माँ बाप पे प्रेशर बनाए। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी लेने लगते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स के सामने उनको पैसे के लिए सुनाया जाता है।
पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता है। आप एक चीज और नोटिस करोगे, इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, वहां के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है, जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ASER 2018 की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, जिसमें यह निकल के आया कि 5th ग्रेड के बच्चों में सिर्फ 39% बच्चे ही ऐसे थे प्राइवेट स्कूल के जो 3 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट से डिवाइड कर पा रहे थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रीडिंग लेवल है प्राइवेट स्कूल्स के। ये लोग जितना फोकस कम हेयर, गो आउट, स्टैंड अप, सिट डाउन इसमें करते हैं, उसका अगर 50% भी अगर ये बेसिक्स पे करें तो इतनी खराब रिपोर्ट ना आए। देखिए, सरकारी स्कूल के बच्चों से आप जब प्राइवेट स्कूल के बच्चों का टेस्ट स्कोर कंपेयर करते हो तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों का स्कोर ज्यादा आएगा। लेकिन ये करते टाइम हम लोग बच्चों का बैकग्राउंड ध्यान में नहीं रखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, घर पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। मेट्रो सिटीज में पेरेंट्स जो हैं वो 3-3 ट्यूशन दे रहे हैं, खुद अलग से ध्यान दे रहे हैं। आप जैसे ही मेट्रो सिटीज से रूरल एरिया में जाओगे, ये जो टेस्ट स्कोर का गैप है ये कम होने लगता है। प्राइवेट स्कूल्स में इतना अगर दम है तो ये पिछड़े इलाकों में जब जाते हैं तो ये वहां पे इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि इनकी खुद की कैपेबिलिटी से ज्यादा पेरेंट्स अगर इनको सही मिल गए तो उसमें ज्यादा फायदा है। इसलिए आजकल इन्होंने बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। लास्ट में एक चीज और कहूंगा कि टोटल प्राइवेट स्कूल्स हैं 4.5 लाख, और इन स्कूलों में 12 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और वहीं सरकारी स्कूल की बात करें तो टोटल 10.9 लाख सरकारी स्कूल है, जिसमें 13 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने BSNL का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं। देश के लोगों को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल से जितना लूटा है उतना किसी ने भी नहीं लूटा है। देखिए, एक चीज और कहूंगा कि सबसे बड़ा दान शिक्षा दान बताया जाता है, पर आज के टाइम पे एकदम से चेंज हो चुका है। क्या हमेशा से एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था? अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में और जानना है तो आप कुक्कू FM की ऑडियो बुक इंडियन एजुकेशन सिस्टम जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें एंशिएंट टाइम से लेकर करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक हर चीज के बारे में बताया गया है। कुक्कू FM मैं पर्सनली भी यूज करता हूं ऑडियो बुक सुनने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप कभी भी अपनी कन्वीनियंस से ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी एक बुक से भी कम कॉस्ट में। मेरी तरफ से फर्स्ट 250 यूजर्स को मेरा कूपन कोड NR50 यूज करने पे मिलेगा 50% डिस्काउंट, जिससे आपको 399 का सब्सक्रिप्शन 199 में मिलेगा।